हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल संस्कृत महासागर में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 हिंदी काव्य खंड में गज़ल। इन गज़लों के कवि हैं दुष्यंत कुमार इनके कवि हैं। और ये गज़ल साय में धूप एक गज़ल संग्रह है इनका। दुष्यंत कुमार जी का गज़ल संग्रह है क्या, साय में धूप, इसमें संग्रहित हैं। ये गज़ल जो होती हैं इनका कोई शीर्षक नहीं होता है, ये एक स्वतंत्र विधा होती है हिंदी की। और ये ज़रूरी नहीं है कि एक गज़ल दूसरी गज़ल से जुड़ी हो। आपने देखा होगा कविताओं में कि कविता में जो सारी पंक्तियाँ होती हैं वो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, अर्थात पूरी कविता केवल एक जो विषय होता है उसी को केंद्रित करके लिखी जाती है। लेकिन गज़ल के संदर्भ में ऐसा कुछ भी नहीं है। एक गज़ल दूसरी गज़ल से बिल्कुल अलग हो सकती है, उसकी पृष्ठभूमि बिल्कुल अलग हो सकती है, उसका शीर्ष कह सकते हैं कि उसका जो केंद्रीय भाव होगा एक गज़ल का दूसरी गज़ल से बिल्कुल अलग हो सकता है। अर्थात दोनों गज़ल अलग भी हो सकती हैं और एक दूसरे से आपस में जुड़ी हुई भी हो सकती हैं, लेकिन ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। गज़ल में तुक का मिलान ज़रूरी होता है। तुक अर्थात जैसे कि पंक्तियों के लास्ट के जो वर्ण होते हैं एक समान होने चाहिए। गज़ल में तुक का मिलान ज़रूरी होता है। और जो दुष्यंत कुमार जी की ये गज़ल प्रस्तुत हैं, ये गज़ल 1970 ईस्वी के आसपास लिखी गई हैं। तो इन गज़लों में उस समय की जो राजनीतिक स्थितियां थीं उसको केंद्रीय भाव बना करके ये गज़ल लिखी गई हैं। इनकी पहली गज़ल है, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए। चिरागा अर्थात खुशहाली, सुख सुविधाएं। देखिए, जब हमारे देश में चुनाव आते हैं उस दौर में जो नेता होते हैं वो जनता से अनेक वादे करते हैं कि हम आपको ये सुविधा उपलब्ध कराएंगे, ऐसा करेंगे, शहर भर में लाइट लगवा देंगे। इस तरह के वादे करते हैं और चुनाव जीतने के बाद वो उन वादों को भी भूल जाते हैं। उसी संदर्भ में कवि ने एक गज़ल लिखी है, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। कहाँ तो तय था, यानी कि पहले यह तय हुआ था कि चिरागा अर्थात खुशहाली होगी हर एक घर के लिए, हर एक घर में खुशहाली होगी, अर्थात हर एक घर में आधुनिक सुख सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी। और अब क्या है, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, लेकिन शहर भर में किसी भी घर में चिराग अर्थात खुशियाँ मयस्सर अर्थात उपलब्ध नहीं हैं। शहर के किसी भी घर में जो वादे पहले किए गए थे कि आपको सुख सुविधाएं दी जाएंगी, खुशहाली दी जाएगी, उनमें से ये किसी भी घर में नहीं आई हैं, अर्थात किसी भी घर में खुशहाली नहीं है। जो पहले तय हुआ था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, अर्थात स्थिति बिल्कुल विपरीत है। दूसरी गज़ल है दुष्यंत कुमार जी की, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। क्या गज़ल लिखी है देखिए दुष्यंत कुमार जी ने। ये गज़ल भी ऊपर वाली गज़ल के केंद्रीय भाव को ही आधार मान करके लिखी गई है। पहले जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं होते हैं, तो जो जनता है वह अभावों में जीती है, सुख सुविधाओं के बिना जीती है। तो क्या कहते हैं कभी, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। दरख्त अर्थात पेड़, दरख्त कहते हैं पेड़ को। कहते हैं कि यहाँ तो ऐसा हो रहा है कि मानो दरख्तों अर्थात पेड़ों की छाया में भी धूप का एहसास हो रहा हो। अर्थात सुख सुविधाएं मिलनी तो चाहिए थी लेकिन मिल नहीं पाई हैं। सुख मिलने तो चाहिए थे लेकिन मिल नहीं पाए हैं। क्या मिल रहे हैं, दुख मिल रहे हैं। मतलब स्थिति बिल्कुल एकदम उलट है, विपरीत है। न्याय मिलना तो चाहिए था लेकिन मिल नहीं रहा है।
ऐसा होता है कि आप न्याय के लिए कोर्ट में जाइए, आपको न्याय नहीं मिलता है। कभी जो निर्दोष होता है उसको फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। इस तरह से यहाँ पर जो स्थितियाँ हैं एकदम विपरीत हो चुकी हैं, अर्थात छाँव में भी धूप का एहसास होने लगा है, इसलिए यहाँ पर रहना अब उचित नहीं है। चलो यहाँ से चले उम्र भर के लिए। तो कवि कहता है कि इस तरह के समाज में जो जीना बिल्कुल मुश्किल हो गया है, इसलिए अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए और यहाँ लौट करके नहीं आना चाहिए उम्र भर के लिए। अर्थात पूरे जीवन भर हमें यहाँ पर नहीं आना चाहिए, उम्र भर के लिए यहाँ से बस अब चले जाओ, क्योंकि ऐसे समाज में जीना अब दुश्वार हो गया है और अब हमें यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। दुष्यंत कुमार जी की तीसरी गज़ल है, न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। देखिए दुष्यंत कुमार जी ने गज़ल लिखी है और वे यहाँ के जो भारत देश के लोग हैं उन पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं, न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे। कहते हैं कि यहाँ के लोग सरल स्वभाव के हैं और इतने सरल स्वभाव के हैं कि आप उनका कितना ही शोषण कर लो, कितने ही दुख दे दो, तो वे उसी तरह से जीना सीख लेंगे, लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं उठाएंगे। न हो कमीज़ तो पाँव से पेट ढक लेंगे, आप उन्हें कमीज़ मत दो तो अपने पैरों को मोड़ करके अपने पेट को ढक लेंगे, लेकिन आवाज़ नहीं उठाएंगे, कमीज़ की मांग नहीं करेंगे। आप उन्हें कितना ही कष्ट दो, कष्टों में जीना सीख लेंगे, लेकिन कोई भी विरोध नहीं करेंगे। यह है हमारे देश के लोगों की स्थिति, उनका स्वभाव। ऐसा कौन कह रहे हैं? दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि यदि उन्हें कुछ भी सुख सुविधाएं न मिलें तो वह अभावों में जीना सीख लेते हैं। कमीज न हो तो पाँव को मोड़ कर पेट ढक लेंगे, लेकिन कुछ बोलेंगे नहीं, आवाज़ नहीं उठाएंगे। तो कहते हैं ये अपना सफ़र आराम से काट लेते हैं, चाहे उनका कितना ही शोषण कर लो, ये अपना जीवन इसी तरह से पूरा काटने के लिए तैयार रहते हैं, अपना सफ़र पूरा करने के लिए तैयार रहते हैं, इसी तरह से अपना सफ़र पूरा कर लेंगे, अपना जीवन बिता लेंगे। इन्हें आसपास के बदलाव से कोई मतलब नहीं होता है। तो ये यहाँ के लोगों पर कटाक्ष किया है दुष्यंत कुमार जी ने अपनी इस गज़ल में। दुष्यंत कुमार जी की चौथी गज़ल है, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। तो कहते हैं दुष्यंत कुमार जी, खुदा नहीं न सही, अर्थात ईश्वर ने आपकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं की, आप जैसा चाहते थे, आपने जो स्वप्न देखे थे, जो कल्पनाएं की थी वह पूरी नहीं हुई, तो ऐसा तो नहीं कि हम स्वप्न देखना छोड़ दें, कुछ सोचना ही छोड़ दें, अभावों में ही जीते रहें। नहीं, हमें स्वप्न देखना नहीं छोड़ना चाहिए, हमें कल्पनाएं करनी नहीं छोड़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि कम से कम कल्पनाओं से, सोचने से, सब स्वप्न देखने से अच्छे हमें कुछ मन को शांति तो मिलती है, कुछ अच्छा महसूस तो होता है, चाहे वह क्षण भर के लिए ही हो। तो हमें स्वप्न देखना नहीं छोड़ना चाहिए। आदमी का ख्वाब सही, अर्थात ख्वाब तो देखना ही चाहिए, चाहे वह पूरा हो अथवा न हो। वह तो ईश्वर की मर्ज़ी, खुदा की मर्ज़ी, भगवान की मर्ज़ी कि वह पूरा हो या ना हो, लेकिन हमें स्वप्न देखना नहीं छोड़ना चाहिए। कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए, कम से कम हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं तो कुछ नहीं, लेकिन जो हम सुंदर स्वप्न देख रहे हैं वह तो हमारे साथ है, उससे हमें कुछ सुकून तो मिल रहा है, कुछ खुशी तो मिल रही है, कुछ खुशनुमा एहसास तो प्राप्त हो रहा है। अच्छी कल्पना तो करनी चाहिए, प्रयास तो करना ही चाहिए, चाहे हमें सुख की प्राप्ति हो अथवा न हो, हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो अथवा न हो, लेकिन हमें प्रयास तो करते ही रहना चाहिए। दुष्यंत कुमार जी की पांचवी गज़ल है, बेमुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, बेमुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। बेमुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। मुतमईन अर्थात
आश्वस्त आश्वस्त अर्थात पूरी तरह से निश्चिंत हैं। यह मान लिया है उन्होंने कि पत्थर पिघल नहीं सकता। क्या मान लिया है? कि जो स्थितियां हैं वर्तमान में उनको बदला नहीं जा सकता, ऐसा लोगों ने मान लिया है। आश्वस्त हो गए हैं कि जैसा है ऐसा ही चलेगा, अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। दुष्यंत कुमार जी कह रहे हैं कि यहाँ हमारे देश में लोगों ने की ऐसी मानसिकता हो गई है कि जो चल रहा है वह चलता रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं ला सकता, इसलिए वह कोई आवाज़ भी नहीं उठाते। उन्होंने मान लिया कि परिस्थिति बदल नहीं सकती, सरकारें जो करती हैं करती रहेंगी, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कभी कहता है कि मैं बेकरार हूँ, मैं बेचैन हूँ कि मेरी आवाज़ में असर कब आएगा, मेरी इन गज़लों का, मेरी इन बातों का लोगों पर प्रभाव कब पड़ेगा। असर अर्थात प्रभाव। मैं बेकरार हूँ कि वो दिन कब आएगा कि जब लोग आवाज़ उठाएंगे अपने हक के लिए। यदि मेरी आवाज़ में असर होगा तो लोग आवाज़ उठाएंगे और परिस्थितियाँ बदलेंगी, ज़रूर बदलेंगी, और लोगों की सोच भी बदलेगी। ऐसा कभी सोच रहा है। छठी गज़ल है, तेरा निजाम है, तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। निजाम अर्थात शासन, सरकार। कहते हैं कि तुम्हारी सरकार है, तुम्हारी सत्ता है, तुम चाहे कुछ भी कर सकते हो। सिलदे जुबान शायर की, एक शायर को उसके मन की बात कहने से रोक सकते हो, उस पर पाबंदियाँ लगा सकते हो। हाँ, ये तुम्हारे लिए सावधानी ज़रूरी है, ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है, जिससे कि तुम्हारी सरकार गिरे ना और तुम अपनी सरकार को बखूबी चलाते रहो। इसलिए तुम्हारे लिए ये ज़रूरी है कि आप इस तरह की पाबंदियाँ लगाएं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से एहतियात अर्थात सावधानी ज़रूरी है इस बहर के लिए। बहर कहते हैं छंद, बहर होता है छंद, अर्थात गज़ल को लिखने के लिए कुछ नियम होते हैं निश्चित, उन नियमों के अनुरूप ही गज़ल लिखी जाती है। इसलिए नियमों में सावधानी बरतनी ज़रूरी होती है। जिस प्रकार से एक गज़ल लिखने वाले के लिए सावधानी ज़रूरी होती है, उसी प्रकार से सरकार को भी ये सावधानियाँ ज़रूरी हैं कि वो कुछ पाबंदियाँ लगाएं। तो यहाँ पर कभी मानते हैं कि हाँ ये ज़रूरी है एक सरकार चलाने के लिए। सातवीं गज़ल है, जिए तो अपने बगीचे में, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। देखिए यहाँ पर जो गुलमोहर शब्द है, गुलमोहर एक फूल का पौधा होता है, लेकिन यहाँ पर कवि ने गुलमोहर का एक सांकेतिक अर्थ लिया है। पूरी गज़ल का अर्थ बताने से पहले गुलमोहर का अर्थ समझ लीजिए। गुलमोहर का यहाँ पर सांकेतिक अर्थ लिया है कवि ने स्वाभिमान। कवि ने यहाँ पर गुलमोहर का स्वाभिमान अर्थ लिया है। तो जिए तो अपने बगीचे में, अर्थात जब कवि कहता है कि जब तक भी मैं अपने बगीचे में अर्थात अपने घर में जीऊँ, अपने जीवन व्यतीत करूं, जब तक मैं जीवित रहूं, कैसे? स्वाभिमान के साथ। मेरे स्वाभिमान पर कोई आँच ना आए, इस तरह से मैं जीऊं। वो मरें तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए, और जब मरें, जब मेरी मृत्यु हो तो गैर की गलियों में समाज भी मेरे स्वाभिमान की चर्चा करे, अर्थात मेरे स्वाभिमान पर मृत्यु के समय भी कोई आँच ना आए, अर्थात मैं आजीवन स्वाभिमान के साथ जीऊँ, यही मेरी इच्छा है, ऐसा कवि कहते हैं। ये थी दुष्यंत कुमार जी की गज़ल। 7 गज़लें हैं। गज़ल का कोई शीर्षक नहीं रखा जाता है, ऐसे कविताओं के शीर्षक होते हैं इस तरह से जैसे पाठों के नाम होते हैं, लेकिन गज़ल का कोई शीर्षक नहीं होता। गज़ल का शीर्षक गज़ल ही होता है। जो ये गज़लें हैं, साए में धूप एक इनका गज़ल संग्रह है जिसमें बहुत गज़लें हैं।
दुष्यंत कुमार जी की उन्हीं गज़लों में से ये 7 गज़लें आपके पाठ्यक्रम में हैं। विद्यार्थियों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, वह चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।